ये सेल्फी वीडियो दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहने वाले अशोक वाल्मीकि का है, जो अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज आए हैं। 18 फरवरी 2025 की शाम को फोन में रिकॉर्ड हुआ ये वीडियो अशोक ने संगम में डुबकी लगाने से पहले रिकॉर्ड किया है, जिसे बाद में व्हाट्सएप में स्टेटस पर भी अपलोड किया गया था। चेहरे पर यह मुस्कान लिए अशोक आखिरकार मीनाक्षी की महाकुंभ जाने की मनोकामना को पूरा कर पाया था, जहां इस साल करोड़ों लोगों ने संगम में स्नान किया था। अशोक और मीनाक्षी का प्लान 18 फरवरी को स्नान के बाद रात में ठहर अगली सुबह वापस दिल्ली निकल जाने का था। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जिंदगी में हमने जैसा सोचा हो, जैसा प्लान किया हो, सब कुछ उसी के मुताबिक हो। क्योंकि 18 फरवरी को व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड हुए इस वीडियो को देखने के बाद अशोक और मीनाक्षी के परिवार वालों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले दिन उन्हें ऐसी खबर मिलेगी जिसका डर अक्सर लोगों के दिलों में कुंभ मेले को लेकर होता है। लेकिन इस केस में तो यह खबर दिल दहला देने वाली थी। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग The case of brutal murder at Mahakumbh. अशोक और मीनाक्षी के 3 बेटे थे, अश्विनी, आशीष और आदर्श, जिसमें अश्विनी उनका सबसे बड़ा बेटा था। उसके पास 18 फरवरी को उसके फादर अशोक वाल्मीकि का कॉल आता है। अपने पिता को फूट फूट कर रोता हुआ सुन वो दंग रह गया। अशोक रोते हुए उसे बताते हैं कि भीड़ भाड़ में उनका हाथ मीनाक्षी से छूट गया और वो उसी भीड़ में कहीं गुम हो गई हैं। माँ के कुंभ मेले में खो जाने की खबर किसी भी बेटे के लिए सदमे की तरह ही होगी। ऊपर से कुछ दिन पहले ही महाकुंभ में हुई भगदड़ और उसमें हुई कई लोगों की मौत ने देश को हिला कर रख दिया था। ऐसे में उसकी उम्रदराज माँ कहाँ और कैसी हालत में होगी, यह सोचकर उसका दिल फटा जा रहा था। परिवार में यह खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। अशोक ने अपने बेटे को दिलासा देते हुए कहा कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो और जब तक वो उनकी मां को खोज कर नहीं लाते तब तक वो घर वापस नहीं लौटेंगे। अशोक ने यह भी बताया कि मीनाक्षी को खोजने के लिए वो लगातार खोया पाया सेंटर से अनाउंसमेंट करवा रहे हैं ताकि मीनाक्षी जहां कहीं भी हो उनके पास सही सलामत वापस आ सके। खोया पाया सेंटर या भूले भटके शिविर कुंभ मेले में लगने वाले लॉस्ट एंड फाउंड कैंप होते हैं, जहां लोग अपने बिछड़े या खोए हुए अपनों को ढूंढ सके। इसी तरह ही मीनाक्षी के लिए भी अनाउंसमेंट करवाई जा रही थी, लेकिन उनकी मौजूदगी का कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था। जहां एक तरफ अशोक वाल्मीकि मीनाक्षी को खोजने के लिए अनाउंसमेंट करवा रहे थे, वहीं उसी सुबह प्रयागराज के झूसी पुलिस स्टेशन में यह सूचना मिलती है कि आजाद नगर के एक लॉन्ज में एक महिला की लाश मिली है। पुलिस जब इस लॉन्ज में दाखिल हुई तो उन्हें इसके कॉमन टॉयलेट में एक लेडी की लाश मिली, जिसे देखकर साफ था कि उसका गला रेतकर हत्या की गई है और इसे वहां मौजूद एक गेस्ट ने सुबह सुबह देखा था जब वो वहां उस वॉशरूम में दाखिल हुआ था। आखिर ये महिला कौन थी, कहां से आई थी, किसके साथ आई थी? इन सब बेसिक से सवाल को खोजना पुलिस के लिए एक चैलेंज की तरह था, क्योंकि पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो उन्होंने पाया कि यह कोई प्रॉपर लॉज या होटल नहीं, बल्कि एक घर था जिसके मकान मालिक ने कई कमरों को कुंभ यात्रियों के ठहरने के लिए किराए पर दे रखा था। महाकुंभ के चलते यह कॉमन प्रैक्टिस बन चुका था, जहां लोग अपने घर के कमरों को नॉमिनल रेट पर लॉज की तरह रेंट आउट करते थे और पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंट की झंझट से बचने के लिए रजिस्टर तक मेंटेन करने से बचते। लेकिन यही इनके लिए प्रॉब्लम बन सकता था। पैसे के लिए बिजनेस खोलना तो बेहद आसान होता है, लेकिन उसे चलाना नहीं। दुनिया में कोई भी बिजनेस इजी नहीं होता, क्योंकि उसे स्मूथली चलाने के लिए बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, जैसे CRM, वेबसाइट, ई-कॉमर्स, पॉइंट ऑफ सेल, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और भी बहुत कुछ। लेकिन इन सारी चीजों में ओडू आपकी हेल्प कर सकता है। ओडू एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मतलब ERP सॉफ्टवेयर है जो ऐसे कई वर्टिकल्स को कवर करता है और इन्हीं में से एक है इनका वेबसाइट बिल्डर ऐप। आज के टाइम पर हर बिजनेस को एक वेबसाइट की जरूरत होती है। ऐसे में ओडू सिर्फ वेबसाइट बनाना इजी नहीं करता, बल्कि फ्री में भी करता है। और बेस्ट पार्ट, कोई HTML कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स और एक कंप्लीट वेबसाइट फ्रेमवर्क रेडी। फिर कस्टमाइज करना तो और भी आसान। स्टार्ट करेंगे odoo.com पर जाकर। आपने वेबसाइट बिल्डर सेलेक्ट किया, फिर अपनी वेबसाइट के बारे में सारी डिटेल्स ऐड करी, कलर पैलेट सेलेक्ट कर लो या लोगो अपलोड करके भी सेलेक्ट करवा सकते हो। पेजेस सेलेक्ट करो और इतनी सारी AI जनरेटेड थीम्स में से जो पसंद आए वो चूज कर लो और वेबसाइट की फ्रेमवर्क रेडी है। टेक्स्ट और कलर्स चेंज करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके
अपनी वेबसाइट का डिजाइन सेट करो। फोटोज अपलोड करनी है बट नहीं मिल रही? नो प्रॉब्लम, ओडू में अनस्प्लैश का इंटीग्रेशन है जहां से आपको बहुत सारी फ्री हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाएंगी और ये वेबसाइट 100% कस्टमाइजेबल है बिना किसी कोडिंग के। अब वेबसाइट तो बना ली, लेकिन होस्ट कहाँ करोगे? ओडू यह भी फ्री में हैंडल करेगा। परमानेंट फ्री होस्टिंग, अनलिमिटेड फ्री टेक्निकल सपोर्ट, फर्स्ट ईयर के लिए एक कस्टमाइज्ड डोमेन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात, ओडू का फर्स्ट ऐप बिल्कुल फ्री है। सो हमने चूज किया वेबसाइट बिल्डर ऐप। मतलब अगर आप अपने लिए सिर्फ एक वेबसाइट बनाना चाहते हो तो वो परमानेंटली फ्री रहेगी, और बाकी सारे ऐप्स यूज करने हो तो आप फ्री में 15 दिन का ट्रायल ले लो, और अच्छा लगे तो वो भी सिर्फ 580 रुपीज के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। है ना बढ़िया? तो अगर आप एक बिजनेस चलाते हो या फ्रीलांसर हो तो ओडू डेफिनेटली चेक करो, क्योंकि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, एक बिजनेस गेम चेंजर है। और वेबसाइट बिल्डर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। नाउ बैक टू द केस। इस केस में पुलिस के लिए चैलेंज था कि यहाँ पर ना कोई गेस्ट के रिकॉर्ड का रजिस्टर मेंटेन था और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल थे। इनफैक्ट मकान मालिक ने कोई आईडी प्रूफ की कॉपी भी नहीं ली थी। मकान मालिक से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रात भर ठहरने के लिए ये महिला एक शख्स के साथ आई थी, जिसे उन्होंने 500 रुपये में ये कमरा किराए पर दिया था। उस रूम की तलाशी लेने पर पुलिस को वहाँ ऐसा कोई भी सामान नहीं मिला जिससे उस महिला की पहचान की जा सके। अगर कुछ था भी तो मकान मालिक का ही पुराना कबाड़ जो कमरे के कोने पर पड़ा हुआ था। आखिरकार पुलिस डेड बॉडी को सील कर पोस्टमार्टम के बाद मॉर्चरी भिजवा देती है और बाकी थानों और सोशल मीडिया पर उस अज्ञात महिला की फोटो सर्कुलेट करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन बीत गए थे, लेकिन मीनाक्षी के बारे में कोई खोज खबर ना मिलने से परेशान घर वालों को अनहोनी का डर सताने लगा। इसलिए मीनाक्षी का बड़ा बेटा अश्विनी, अपने छोटे भाई आदर्श, बुलंदशहर से अपने मामा प्रवेश और 2 दोस्तों के साथ अपनी मां को खोजने 21 फरवरी 2025 को दिल्ली से प्रयागराज पहुंचता है। प्रयागराज स्टेशन पर वो वहां रेलवे पुलिस को पूरी बात बताता है और अपने पिता के बनाए गए उस वीडियो को दिखाता है जो स्नान से पहले उन्होंने घाट पर रिकॉर्ड किया था। वीडियो देखकर रेलवे पुलिस ऑफिसर उस जगह को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और अश्विनी को झूसी पुलिस स्टेशन जाने को कहते हैं। अश्विनी सभी के साथ झूसी पुलिस स्टेशन पहुंच वहां के एसओ उपेंद्र प्रताप सिंह को पूरा मामला समझा। जब अपनी मां की फोटो दिखाते हैं तो उन्हें मीनाक्षी का चेहरा उस महिला से मिलता हुआ लगता है जिसकी लाश 2 दिन पहले उन्हें उस लॉज में मिली थी। कोई भी इंसान कभी नहीं चाहेगा कि खोए हुए अपनों को ढूंढने के लिए उसे लाशों के बीच से गुजरना पड़े। और यहाँ तो बात एक माँ की थी जो घर से निकली तो हंसी खुशी थी, मगर फिर उसका चेहरा दोबारा देखना नसीब ना हुआ, क्योंकि जैसे ही अश्विनी ने शिनाख्त की उसका दिल बैठ गया। लॉज में जिस महिला का मर्डर हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी माँ मीनाक्षी थी। वो माँ जो उन्हें हमेशा हर दुख से बचा लेती थी, आज खुद एक भयानक हकीकत में सिमट चुकी थी। अपने घर की 4 दीवारी के अंदर क्या हो रहा होता है ये सभी को पता होता है, इसलिए अश्विनी को इसके पीछे अपने पिता पर शक होने लगा। मगर वो पिता तो खुद फूट फूट कर रो रहा था। वो तो माँ की इच्छा पूरी करने महाकुंभ आया था और वो तो हर कीमत पर मीनाक्षी को खोज निकालने की बात कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जो आंसुओं में डूबा हो ज़रूरी नहीं बेकसूर हो, और जो चुप रहे ज़रूरी नहीं गुनहगार हो। सिंस उस लॉज में कोई सीसीटीवी तो था नहीं, इसलिए पुलिस उस लॉज की तरफ जाने वाले रास्तों में लगे सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू करती है, जहां उनकी नज़र इस सीसीटीवी फुटेज पर पड़ती है जो 18 फरवरी की रात 8 बजे की थी, जिसमें लोगों की भीड़ से निकल एक आदमी लगेज लिए एक लेडी का हाथ पकड़े अलग जाते हुए दिख रहा है। अश्विनी और उस लॉज के ओनर से पहचान कराने पर यह कन्फर्म हो गया कि यह कपल कोई और नहीं बल्कि मीनाक्षी और अशोक वाल्मीकि हैं, जो महाकुंभ स्नान के बाद जाते दिख रहे हैं। पुलिस को अश्विनी ने बताया कि आखिरी बार जब उसकी अपने पिता से बात हुई थी तब वो प्रयागराज में ही थे, इसलिए पुलिस ने अश्विनी से कहा कि वो अपने पिता को टेक्स्ट करे, लेकिन ये जाहिर ना होने दे कि उसे अपनी माँ के बारे में पता चल चुका है। वो प्रिटेंड करे कि वो अपनी माँ को ढूंढने प्रयागराज आया है। अश्विनी पुलिस के कहने पर अशोक को मिलने के लिए बहराना चौराहे पर बुलाता है, जिस पर अशोक राजी हो जाता है क्योंकि उसे खबर नहीं थी कि मीनाक्षी की बॉडी पुलिस को मिल चुकी है। 21 फरवरी 2025 की शाम को आखिरकार पुलिस बहराना चौराहे से अशोक वाल्मीकि को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करती है। शुरू में तो अशोक इधर उधर की कहानी बुनने में लगा था,
लेकिन आखिरकार वो ना सिर्फ टूटा बल्कि जो कबूला वो आपको ये दिखा देगा कि अपराध किसी उम्र और संबंधों का मोहताज नहीं होता। लगभग 50 साल की उम्र का अशोक वाल्मीकि डीएमसी में एक स्वीपर था, लेकिन 3 जवान बेटों के इस बाप का बाहर एक महिला से अफेयर था, जिसके बारे में मीनाक्षी को पता चल गया था और इसी वजह से आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता था। यह मामला इस कदर बढ़ चुका था कि परिवार में सबको इस बारे में पता चल गया था। अशोक को शराब की भी लत थी और वो चाहता था कि मीनाक्षी उसके अफेयर को अनदेखा कर जीती रहे, जो किसी सूरत में नामुमकिन था। अशोक के दिल में अपनी पत्नी के लिए नफरत इस हद तक बढ़ गई थी कि वो उसे हर कीमत पर अपने रास्ते से हटाना चाहता था और इसके लिए वो इस घटना से 2 महीने पहले मीनाक्षी को लेकर हरिद्वार भी गया, लेकिन वहां उसे ऐसा कोई होटल नहीं मिल पाया जहां उससे ठहरने के लिए आईडी प्रूफ ना लिया गया हो। इसलिए जब महाकुंभ के आयोजन की खबरें न्यूज चैनल में आने लगी, जिसमें करोड़ों लोगों के शामिल होने की खबर आ रही थी, वहीं से उसने यह प्लान बनाया, क्योंकि उसे अंदाजा था कि इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में उसे ऐसी कोई जगह मिल ही जाएगी जहां रुकने के लिए कोई आईडी प्रूफ नहीं देना होगा। इसलिए 18 फरवरी की शाम को संगम में नहाने के बाद अशोक वहां पर सुरेंद्र बिंद नाम के शख्स से मिला, जिसने उसे अपने ममेरे भाई संजय के यहाँ रेंट पर रात भर रुकने के लिए 500 रुपए में कमरा दिलवा दिया। ना उससे कोई आईडी प्रूफ लिया गया और ना ही वहां कोई सीसीटीवी कैमरा था, और ये सभी कंडीशन अशोक के लिए फेवरेबल थी। अशोक ने पुलिस को बताया कि उस रात उसने रूम में शराब पी और रात भर फोन पर मूवीज देखता रहा एंड अर्ली मॉर्निंग जब मीनाक्षी की नींद खुली तो वो उससे माफी मांगने लगा। मीनाक्षी को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, और जैसे ही मीनाक्षी उठकर बाथरूम में गई है, अशोक ने पीछे से आकर चाकू से मीनाक्षी की गर्दन पर 3-4 बार वार किए। हमला इतना अचानक था कि ना मीनाक्षी कुछ समझ पाई और ना उन्हें संभलने का कोई मौका मिला। वो वहीं बाथरूम की फर्श पर गिर पड़ी, जहां एक्सेसिव ब्लीडिंग के चलते कुछ ही मिनटों में उनकी जान चली गई। अशोक ने फौरन सारा सामान उठाया और वहां से दबे पांव फरार हो गया। जरा सोचिए, जिस विश्वास और सिक्योर फीलिंग के साथ एक पत्नी जा रही है, उन्हें अंदेशा भी नहीं है कि उसका ही हस्बैंड किस इरादे से उन्हें लेकर आया था। उन्हें तो लगा था कि दोनों के रिश्तों में सुधार हो रहा है, लेकिन दिलो दिमाग में जहर घोले अशोक दिल्ली से ही चाकू अपने साथ लेकर चला था। मीनाक्षी के भाई प्रवेश कुमार का कहना है कि अशोक के साथ इस साजिश में वो महिला भी शामिल है जिसका अशोक से अफेयर था। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि झूसी पुलिस के पास वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें अशोक अपराध को अंजाम देने के बाद उसी महिला के साथ हाथ पकड़े भागते नजर आ रहा है। यह महिला दिल्ली के त्रिलोकपुरी 4 ब्लॉक में रहती है। वो खुद भी शादीशुदा है और उसके भी बच्चे हैं। उन्होंने पुलिस पर इन सभी फैक्ट्स को नज़रअंदाज कर केस को जल्दी क्लोज करने का भी आरोप लगाया। फिलहाल अशोक को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है। वहीं मीनाक्षी का अंतिम संस्कार उनके बेटों ने कर दिया है। यह केस दिखाता है कि जब रिश्तों में विश्वास टूटता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार बिखरता है। ऐसे केसेस में चीट कर रहे पार्टनर की सोच अक्सर सेल्फ सेंटर्ड और ईगोइस्टिक होती है। वो किसी और के इमोशंस का दरकिनार कर अपनी खुशी के लिए रिस्क लेने को तैयार होता है, और जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तो गिल्ट और एंगर का एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है जो ट्रिगर करता है रेज, शेम और लॉस ऑफ कंट्रोल। बहुत बार ऐसे लोग अपनी लाइफ पार्टनर से इमोशनली दूर हो जाते हैं और उनका एग्जिस्टेंस उन्हें चैलेंज लगता है। ऐसे केसेस में जब वाइफ स्टैंड लेती है या डिवोर्स जैसी बात होती है तो वो अपनी ईगो को बचाने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स उठाते हैं, और इसमें समाज का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि सच बताऊं तो आज भी समाज के बहुत बड़े हिस्से में डिवोर्स एज एन ऑप्शन होता ही नहीं है, और जहां ऑप्शन होता भी है तो वहां फाइनेंशियल फियर जुड़ा होता है। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी जानकर भी अपनी गलती एक्सेप्ट ना करना और उसे अपने बिलीफ सिस्टम से जस्टिफाई करना। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर का मर्डर उन्हें मॉरली रॉन्ग नहीं बल्कि प्रॉब्लम का सल्यूशन नजर आने लगता है। किसी भी क्राइम का एक बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है इम्पल्स कंट्रोल। जो लोग अपने एग्रेशन को मैनेज नहीं कर पाते वो एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट्स में कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं। स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्सपोज होने के बाद गिल्ट, गुस्सा और ईगो का मेल्टडाउन ऐसे फैसले ले आता है जो इर्रिवर्सिबल होते हैं। इसके रिपरकशंस सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच नहीं होते बल्कि पूरी फैमिली पर असर डालते हैं। बच्चों की मेंटल हेल्थ
लाइफ टाइम के लिए इफेक्ट हो जाती है। वो या तो अब्यूजिव रिलेशनशिप को नॉर्मल मान लेते हैं या फिर इमोशनली नम पड़ जाते हैं। और यही एक कड़वा सच है। जज्बात का इंसान के दिलो दिमाग पर हावी होना आम है, मगर कत्ल हमेशा एक फैसला होता है और हर फैसले की एक कीमत चुकानी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि कातिल भी कहानी सुनाता है अपनी बेकसूरी की, मगर खून कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ रॉन्ड को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।